हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बहुत बढ़िया से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ की जो है एक एक चैप्टर या एक एक एक्सरसाइज, मैथ में तो 1.1 लगभग समाप्त होने वाला है और फिजिक्स में भी हम लोग गॉस के नियम पे रुके हुए हैं एप्लीकेशन पे, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी पीछे हो चुकी है। तो आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक केमिस्ट्री में, आपको शायद भूल गया होगा। केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले एक वीडियो में हम लोग विलयन के बारे में पढ़े थे। विलयन को क्लासिफाई किए थे, विलय के सांद्रता के आधार पर क्लासिफाई किए थे। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त विलयन। फिर विलायक की प्रकृति पे किए थे, तो गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन, उसमें भी तीन तीन प्रकार के थे। इतनी चीज़ों को पढ़े थे एक वीडियो में। फिर दूसरी वीडियो में हम सांद्रता के बारे में पढ़े थे। तो सांद्रता में हम लोग ये मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में स्टडी कर चुके थे। इतनी हमारी स्टडी हुई थी। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दो सेकेंड पार्ट। एक बार और हम आप लोगों को याद दिलाते हैं कि हमने बताया था विलयन जो है चैप्टर, वो हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। एक सबसे पहला भाग है विलयन के प्रकार, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, विलयन के प्रकार। फिर है सांद्रता व्यक्त करना। सांद्रता व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता इत्यादि हो गया था। फिर तीसरा भाग है विलयता। फिर चौथा और लास्ट भाग है अणुसंख्य गुणधर्म। इतने ही भाग हमको पढ़ना है, यानी 4 वीडियो में, या यह एक वीडियो में हो चुका है, 1 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, यह एक वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और विलयता जो है, विलयता में हमको क्या पढ़ना है, आज हम लोग, हमारा फोकस ये है, यानी 3rd वीडियो हमारा इसी पे बनेगा। 3rd लेक्चर हमारा इस पर है। तो विलयता में हमको सबसे पहले पढ़ना है कि विलयता क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ना है। फिर ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ठोस में कह रहे हैं द्रव, द्रव विलयन हम हमेशा पढ़ते हैं, बताए थे 12th में हम लोग को द्रव विलयन के बारे में पढ़ना है। फिर द्रव का द्रव में और फिर गैस का द्रव में। यह आर्डर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक और ये टॉपिक कवर होगा, जिसमें इस वाले में हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम? हेनरी का नियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। बस यही 2 चीज़ें हैं। तो आज हम लोग, हमारा टॉपिक ये और इस पर है। फिर हम लोग द्रव का द्रव में विलयता पढ़ेंगे, फिर उसमें राउल्ट का नियम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी, देखते हैं अगर ये आज समाप्त हो जाता है राउल्ट का नियम भी, तो इस वीडियो में इसको कवर करते हैं और लास्ट वाली वीडियो में अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से, एकदम बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलयता क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। और इसका नोट्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो विलयता क्या होता है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर 100 ml विलयन में। कितने ml विलयन में? 100 ml विलयन में। 100 ml विलयन में, मान लीजिए 100 ml हमने विलयन बना लिया है। अब उसमें अधिकतम जो विलय की मात्रा घुली हुई है, जो विलय की अधिकतम मात्रा है, विलय की मैक्सिमम जो वैल्यू है, उसी को हम लोग बोलेंगे, विलय की जो अधिकतम मात्रा होगी ना, उसी को हम लोग बोलेंगे विलयता। क्या बोलेंगे? विलयता। या निश्चित ताप पर 100 ml विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा जो विलयन में घुली हुई हो, कितने विलयन में घुली हुई? 100 ml विलयन में घुली हुई, उसी को बोलते हैं विलयता। जैसे अगर हम बात करें 100 ml जल में, 100 ml जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम जो है, अधिकतम इसमें 30 ग्राम, 36 ग्राम NaCl घुल सकता है। कितना ग्राम?
30 ग्राम नहीं बल्कि 36 ग्राम NaCl घुल सकता है, इससे ज़्यादा घुलने पर घुलेगा नहीं। तो जो 36 ग्राम जो है वही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो निश्चित ताप पर 100 ml विलयन में घुल जा सकने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या हम लोग कहते हैं, विलेयता। उसके बाद जो है वो घुलेगा नहीं। जैसे 36 के बाद अगर 37 करेंगे हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वह उसमें घुलेगा नहीं। तो ये हो गया विलेयता। विलेयता क्या होता है, जो अधिकतम उसमें घुल सके, उसके बाद घुले न, निश्चित ताप पर। तापमान बढ़ाएंगे तो फिर घुलना चालू हो जाएगा, हो गया विलेयता। सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इसको। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, या ये कह सकते हैं हम लोग को हमको इस सिलेबस में जो है केवल गैस द्रव्य विलयन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलयता। ठोस की द्रव में विलयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे, ये जल है और जल में हमने NaCl घोल दिया है। तो ठोस की द्रव में विलेयता जो है 3 कारकों पर निर्भर करती है। कितने कारकों पर, 3 कारकों पर निर्भर कर सकती है या नहीं कर सकती है। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है तापमान पर। सबसे पहला क्या है, तापमान पर। अब देखिए 11th में आप लोग पढ़े हैं, जैसे कि अगर हम इसमें विलेय को किस में मिला रहे हैं, विलायक में, तो 2 प्रोसेस हो सकता है। अगर विलेय को विलायक में मिला रहे हैं तो ये हो सकता है एक ऊष्माक्षेपी। क्या हो सकता है, ऊष्माक्षेपी, यानी जिससे क्या निकले, रिएक्शन विलयन बनाने में ऊष्मा निकले। या एक हो सकता है ऊष्मा शोषी या ऊष्मा लगे, या विलयन उसको एब्जॉर्ब करे ऊष्मा को। तो 2 प्रोसेस हो सकता है कि हमने विलेय को मिलाया विलायक में, और ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। और फिर विलेय को मिलाया दूसरे किसी विलायक में, या कोई दूसरा विलेय मिलाया विलायक में। जैसे एक एग्जाम्पल NaCl मिलाया तो ये ऊष्मा शोषी है, और ये को मिलाते हैं चूना मिलाते हैं जल में, तो वो ऊष्माक्षेपी। तो दूसरा कोई विलेय मिलाया, अलग कर दे रहे हैं, विलायक मिला रहे हैं विलेय में, विलेय मिला रहे हैं विलायक में, तो वो इस बार ये प्रक्रिया क्या हो गई, ऊष्मा शोषी। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए ऊष्मा शोषी के लिए जो ΔH इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ऊष्मा शोषी के लिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ΔH जो होता है ज़्यादा होता है 0 से, पॉजिटिव में होता है। ऊष्माक्षेपी के लिए जो ΔH की वैल्यू होता है 0 से कम होता है। इंथैल्पी में परिवर्तन 0 ज़्यादा होता है ऊष्मा शोषी के लिए, 0 से कम होता है ऊष्माक्षेपी के लिए। अगर ऊष्माक्षेपी के लिए ΔH की वैल्यू 0 से कम है तो सीधी सी बात है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। अभी इसको हम क्लियर कर रहे हैं, विलेयता घटेगी, और इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ मिलाएं, मान लीजिए NaCl मिलाएं जल में, और ये प्रक्रिया है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा लग रहा है, ऊष्मा की ज़रूरत है, ऊष्मा की क्या है, ज़रूरत है। ऊष्मा ले रहा है विलयन, यानी ऊष्मा की ज़रूरत है, मतलब और इसको ऊष्मा देना है हमको, और इसको ऊष्मा देना है, यानी और गर्म करना है। इसको जब गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ेगा तो घुलना भी बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि उसको ऊष्मा की ज़रूरत है। ऊष्मा की ज़रूरत है तो हम ऊष्मा देंगे, जब हम ऊष्मा देंगे तभी वो विलेयता बढ़ेगी, वो घुलेगा उसमें NaCl। तो अगर कोई विलेय हम विलायक में मिला रहे हैं और वह प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है, मतलब ऊष्मा की ज़रूरत है, ऊष्मा की ज़रूरत है मतलब आप ऊष्मा दीजिए, तो ऊष्मा देंगे तो विलेयता बढ़ेगी। अब मान लीजिए हम इसके जब कोई चीज़ और मिला रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहे हैं मान लीजिए, और एक प्रकार से इसको मान के चल रहे हैं कि ये ऊष्माक्षेपी है। क्या है,
ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी है मतलब कि विलयन से खुद ऊष्मा निकल रहा है, विलयन से ऊष्मा निकल रहा है। अब बताइए, जब अभी तो इसको ये वाला बात ही छोड़िए, इसको हम मिलाएं तो इससे हीट निकलने लगा। जब हीट निकल रहा है तो अब आप हीट देके क्या करेंगे? जब ऑलरेडी विलयन से हीट निकल रहा है तो आप हीट देंगे तो कुछ होगा नहीं। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई विलेय मिला रहे हैं विलायक में और वह प्रोसेस ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने विलेयता घटेगी, क्योंकि ऊष्मा ऑलरेडी निकल रहा है तो ऊष्मा देने से कोई फायदा नहीं है। ऊष्मा शोषी है मतलब विलयन के प्रोसेस में ऊष्मा लग रहा है तो ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम विलेय को विलायक में मिला रहे हैं और ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है मतलब उसमें ऊष्मा निकल रहा है, तो ऊष्मा बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? घटेगी। और ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। तो पहला हम लोग पढ़ लिए तापमान पर डिपेंड, विलेयता तापमान पे कैसे डिपेंड करती हमने पढ़ लिया है। दूसरा है ठोसों का आकार या विलेय का आकार। तो इसको भी हम एक बढ़िया एग्जांपल समझेंगे। विलेय का आकार मतलब मान लीजिए जल है और जल में चीनी के छोटे छोटे दाने घुले हुए हैं, और फिर जल है और चीनी के बड़े दाने मतलब मिश्री घुला हुआ है मान लीजिए, तो कौन जल्दी घुलेगा? ये जल्दी घुलेगा, सिंपल सी बात है। यानी विलेय का आकार बढ़ेगा, विलेय का आकार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होगी? घटेगी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलेय का आकार बढ़ेगा, विलेयता घटेगी। सी है दाब पर। तो हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं वह क्या होते हैं, क्योंकि हम ठोस की विलेयता पढ़ रहे हैं, तो ठोस जो होते हैं असंपड़ी होते हैं। क्या होते हैं? असंपड़ी होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अतः दाब बढ़ाने पर विलेयता पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी विलेयता जो होती है दाब के इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता हम 3 पॉइंट से पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़े हैं हम लोग तापमान पर। तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी अगर विलयन का बनने का प्रक्रम ऊष्मा शोषी है। अन्यथा अगर विलयन का बनने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। फिर विलेय का आकार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। और दाब पर निर्भर नहीं करता है ठोसों की द्रव में विलेयता, क्योंकि ठोस जो होते हैं असंपड़ी होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया ठोसों की द्रव में विलेयता। अब हमारा अगला हेडिंग है गैस की द्रव में विलेयता। तो सर्वप्रथम कोई द्रव में गैस कितना घुलेगा इसके मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था। हेनरी ने ही सर्वप्रथम बताया था कि कोई गैस किसी द्रव में कितना ज्यादा कैसे घुलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग हेनरी का नियम भी कहते हैं। तो हेनरी का नियम हम लोग समझेंगे, या कोई गैस द्रव में कैसे ज्यादा घुलेगा। तो सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी तापमान कांस्टेंट कर लेना है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव तथा विलयन की सतह पर, मान लीजिए ये वाटर है, वाटर में हमने नाइट्रोजन गैस मिलाया, तो नाइट्रोजन गैस की इस द्रव में विलेयता जो है, अच्छा विलेयता को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर N2 इसमें घुला नहीं है, तो N2 घुला नहीं है मतलब इसमें नाइट्रोजन के मोल जो है
जीरो है, नाइट्रोजन इसमें है नहीं, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, जीरो है। अगर नाइट्रोजन गैस इसमें घुल रहा है तो इसकी मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश बढ़ेगा, इसके मोल अंश क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं घुल रहा है कोई चीज किसी चीज में, तो उसमें उसका मोल अंश बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग विलेयता को मोल अंश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने मोल घुल रहे हैं। जैसे कि अभी इसमें 0 मोल है, लेकिन जैसे ही इसमें N2 घुलने लगेगा तो इसमें नाइट्रोजन की मोल अंश बढ़ने लगेंगे। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलयन तथा गैस, विलयन तथा द्रव की सतह पर पड़ने वाले, की सतह पर पड़ने वाले, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलयन तथा द्रव, विलयन तथा द्रव की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब, पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब, इस पे जितना पार्शियल प्रेशर पड़ रहा है उसके समानुपाती होता है। यानी नाइट्रोजन गैस जो इसमें घुल रहा है उसकी क्षमता विलेयता कहलाएगा। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मोल अंश से, क्योंकि जितना ज्यादा घुलेगा उतने ज्यादा उसमें उसके मोल घुलेंगे तो मोल अंश बढ़ेगा। तो अभी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट न किया जाए, बल्कि हम सिंपल वे में समझेंगे, फिर इसके बेसिक चीजों को हम समझेंगे। इसी चीज के पहले नियम हम लोग समझ रहे हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव तथा विलयन की सतह पर, द्रव तथा विलयन की सतह पर पड़ने वाले, द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। यानी यह गैस इसमें कितना ज्यादा घुलेगा यह डिपेंड कर रहा है इस पर कितना आंशिक दाब लग रहा है। जितना ज्यादा आंशिक दाब लगेगा विलयन पे, उतना ही ज्यादा वो गैस उसमें क्या करेगा, घुलेगा। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में जो इसका आंशिक दाब है, वाष्प बन रहा है, फिर जितना इस पर दाब लगा रहा है उसे बोलेंगे वाष्प अवस्था का आंशिक दाब। तो वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा, उतना ज्यादा उसमें उसका मोल अंश होगा। जितना ज्यादा मोल अंश होगा उतना ज्यादा वो उसमें क्या करेगा, घुलेगा। अभी बताए हैं कि P बढ़ाएंगे पार्शियल प्रेशर तो काई बढ़ेगा, काई मतलब मोल अंश बढ़ेगा, मोल अंश बढ़ेगा, इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन और इसमें ज्यादा घुल रहा है, और ज्यादा घुल रहा है मतलब सीधी सी बात है कि इसमें उसकी विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी सिंपल जो बात है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है उसके विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उतनी ज्यादा विलेयता बढ़ेगी, यानी उतना ज्यादा उसका मोल अंश होगा। तो ये हमारा है हेनरी का नियम गणितीय रूप में। तो जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है KH। तो KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। और इसका मान केवल व केवल गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये देखिए, कुछ आपको लग रहा होगा कि ये ओम के नियम जैसा है, V=IR जैसा है, V=IR। तो ओम के नियम में खींचते थे तो एक सीधी रेखा मिलती थी। तो इसमें भी अगर हम P और काई के बीच अगर हम ग्राफ खींचे, काई को x अक्ष पे मानकर और P को y अक्ष पे मान के, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इसमें कितने लोगों को नियम ये समझ नहीं आया, बताइए आप लोग। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है गैस के। वो बताएं इसके पहले, गैस में तो अभी अलग बात है। गैस में करेंगे तो गैस के मालिक्यूल दूर होंगे मतलब विलेयता घटेगी। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कोई गैस द्रव में तभी ज्यादा घुलेगा जब उस पर पार्शियल प्रेशर या उस पर आंशिक दाब क्या हो, ज्यादा हो। यानी जितना ज्यादा आंशिक दाब लगेगा वह गैस उस द्रव में उतना ज्यादा ही घुलेगा। यह है हेनरी का नियम। और P प्रोपोर्शनल टू
काई, काई मतलब मोलंस, तो जितना ज्यादा उसमें घुलेगा तो उसका मोलंस बढ़ेगा, मोलंस बढ़ेगा मतलब विलेयता बढ़ रही है, तो यहां से हटाएंगे तो केच आ जाएगा। तो ये हमारा है हेनरी का नियम। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, तो हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। सबसे पहला हेनरी के नियम का सीमा केवल क्या है कि यह केवल आदर्श गैसों के लिए लगता है। आदर्श गैसों का मतलब कि वे गैस जो बायल्स के नियम का, चार्ल्स के नियम का सभी ताप, सभी दाब की परिस्थितियों पे पालन करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। वास्तव में ऐसी कोई गैस नहीं है जो कि सभी ताप और दाब पे बायल्स और चार्ल्स के नियम का पालन करे। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दे रहे हैं कि कोई गैस है और उसका प्रेशर जो है वो निम्न है, दाब क्या है, निम्न है, और ताप क्या है, उच्च है, तो दाब निम्न और ताप उच्च पर अगर वह इसका क्या कहते हैं, बायल्स के नियम का, चार्ल्स के नियम का अगर पालन कर रहा है तो उस गैस को हम लोग बोल देंगे आदर्श गैस। तो केवल व केवल आदर्श गैस ही जो है वह हेनरी के नियम का पालन करती हैं। यही सबसे बड़ी कमियां हैं। केवल व केवल आदर्श गैस जो है हेनरी के नियम का पालन करती है, यानी कि जब दाब कम होगा और ताप ज्यादा होगा तभी वो गैस जो है हेनरी के नियम का क्या करेगी, पालन करेगी। दूसरा, यह नियम उन गैसों पे लागू नहीं होता है। मान लीजिए हमने अमोनिया को मिलाया वाटर में, और अगर ये अमोनिया जो है इससे रिएक्शन करने लगे, मतलब इसमें संगुणित होने लगे या टूटने लगे या आयंस में वियोजित हो जाए, डिसोसिएशन होने लगे इसका, जैसे हम जब अमोनिया को वाटर में मिलाते हैं तो ये बनाता है NH4, ठीक है, और इससे H प्लस और OH माइनस में टूटता है। H को ले लिया, NH4 बना लिया, और फिर OH जुड़ के क्या बना लिया, NH4OH। क्या बना लिया, NH4OH। तो यानी कि यह वियोजन होने लगा इसका। पहले तो अमोनिया का डिसोसिएशन, मतलब ये H प्लस और OH को ले लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, यानी रिएक्शन करने लगा एक प्रकार से। तो अगर हम किसी गैस को किसी द्रव में मिला रहे हैं और वो उसमें संगुणित या वियोजित होने लगे तो यह उस गैस पे भी लागू नहीं होगा। तो हमारा हेनरी का नियम जो है वह इस पे लागू नहीं होता है। क्या कहते हैं, हेनरी के नियम अमोनिया पर लागू नहीं होता है वाटर में मिलाने पे, क्योंकि वाटर मिलाने पर फॉलोइंग रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये हो गया हेनरी के नियम का सीमा है। अब हेनरी के नियम का उपयोग क्या है, देखिए हम लोग की वीडियो जो थी आज की उसमें हमने क्या जाना, विलेयता क्या होता है, फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा पहले ठोस की द्रव में, दूसरा पढ़ा गैस की द्रव में। तो गैस की द्रव में हमने हेनरी का नियम पढ़ा, हेनरी के नियम का ये कमियां पढ़ा, सीमाएं पढ़ा, और हेनरी के नियम का हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अभी इसका न्यूमेरिकल्स भी है, हेनरी के नियम का कुछ आंकिक क्वेश्चंस हैं उसके बाद से, जो कि पाठ्य निहित प्रश्न में है, और एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल्स भी लगवाना है। उसके बाद से जब अभी हम लोग पढ़ेंगे द्रव का द्रव में, तो उसमें राउल्ट का नियम है। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ ले रहे हैं पहले तीनों को, उसके बाद से हम लोग फिर हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम दोनों पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर उसके बाद से जो हमारी अगली वीडियो होगी, यानी ये थर्ड वीडियो है इसमें, जिसमें हम लोग ये पढ़ ले रहे हैं, जो फोर्थ वीडियो होगी उसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे। और फिफ्थ वीडियो में हम लोग अपना पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। तो ये हो गया हेनरी के नियम की सीमाएं। अब है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो सबसे पहला है कि जो सोडा जल, पेप्सी उपसी टाइप का जो पेय पदार्थ है, पीने वाली चीजें हैं, उसमें हम CO2 को बंद कर अधिक दाब के साथ बंद करते हैं। क्यों अधिक दाब पर बंद करते हैं, क्योंकि जितना दाब से उस पर बंद करेंगे उतना ज्यादा ही उस पर आंशिक दाब लगेगा, जितना ज्यादा आंशिक दाब लगेगा वो उसमें उतना ज्यादा ही घुलेगा, और जितना ज्यादा घुलेगा हमारा काम बढ़िया से हो जाएगा। तो ये हो गया, मान लीजिए पेय पदार्थ, पेप्सी की बोतल हो गया, इसमें वो है पेय पदार्थ जो है, जो पीने वाली चीज है, कोल्ड ड्रिंक, इसमें हमने CO2 डाल दिया, इसको खूब ज्यादा प्रेशर लगा के क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों ज्यादा प्रेशर लगा के बंद किया, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा ये आंशिक दाब लगेगा, जितना ज्यादा आंशिक दाब लगाएगा उतना ज्यादा ही CO2 ये उसमें सॉल्युबल होगा, घुलेगा,
तो CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम लोग उसको अधिक दाब पे हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये हो गया इसका पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है कि देखिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, और मान लीजिए पहाड़ी लेवल पे आदमी है सब, मतलब कुछ ऊंचाई पर है सब, और ये हमारा वातावरण है। तो वातावरण में गैसेस थोड़ा जो होती हैं, भारी गैसेस नीचे होती हैं, हल्की गैसेस ऊपर होती हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं इसलिए। तो हल्की गैसेस, वायुमंडल हमारे ऊपर दाब लगाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ की गैसेस हल्की है, यहाँ गैसेस थोड़ा डेंसर है, भारी है, तो ये ज्यादा इस पे दाब लगाएगा, और ये इस पे कम दाब लगाएगा। जब ये इस पे कम दाब लगा रहा है, तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त में O2 जाता है, फिर O2 रिएक्शन करता है HB हीमोग्लोबिन से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो फिर पूरे वो प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो यहाँ पे O2 जो है हमारे रक्त में कम घुलेगा, रक्त में क्या होगा, कम घुलेगा, और यहाँ पे O2 बराबर मात्रा में घुलेगा। जब O2 रक्त में कम घुलेगा तो वो हमारे मस्तिष्क के पास कम जाएगा, जिससे हमको एक एनोक्सिया नामक बीमारी होती है, जिसमें सोचने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों में के ब्लड में, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में माइंड के पास नहीं जाता है, जिससे उनको सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसका नाम है एनोक्सिया। उस बीमारी का नाम है एनोक्सिया। तो ये हो गया आपका हेनरी के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा है कि जब गोताखोर जो है, ये आपका समुद्र है मान लीजिए, तो गोताखोर जब तैराकी करने जाते हैं नीचे, तो इसमें यहाँ पर है, अब नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर है तो कम प्रेशर है, नीचे जा रहे हैं तो ये सब वाटर लेवल के कारण यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो जब प्रेशर ज्यादा है तो एयर जो वो लेते हैं लोग, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो उनके ब्लड में जब वो नीचे जाते हैं, मतलब गोताखोर जब नीचे जा रहा है, तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ज्यादा एयर में। तो जब नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर फिर से आता है बाहर निकलने के लिए, तो फिर नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि अब दाब कम हो रहा है। यहाँ दाब ज्यादा है, आंशिक दाब, और यहाँ दाब अभी भी कम है। तो जब यहाँ से यहाँ गया तो दाब बढ़ा तो विलेयता बढ़ा, दाब बढ़ा तो विलेयता बढ़ा। विलेयता किसकी बढ़ा, नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस की विलेयता बढ़ा, ब्लड में हमारा नाइट्रोजन गैस ज्यादा उड़ा। लेकिन जैसे फिर ऊपर गया तो फिर नाइट्रोजन गैस की विलेयता घटा। तो जब नाइट्रोजन गैस की विलेयता घटेगा तो वो ऑलरेडी नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में घुल चुका है, तो वो बुलबुले के रूप में निकलने लगते हैं। फिर वो बेंड्स में जो है, उसे बेंड्स नामक एक जो है चिकित्सीय पद्धति में एक जो है रोग कहते हैं, बेंड्स में दर्द होने लगता है, और बहुत ही ये दर्दनाक होता है दर्द, ठीक है। तो इससे बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, जो टैंक ले आते हैं उसमें हीलियम भरकर तनु कर देते हैं, उसमें 11.2% हीलियम भर देते हैं, जिससे अपने नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और ये उसको मेंटेन कर लेता है, और ये बुलबुला फिर बनता नहीं है। तो हेनरी के नियम का उपयोग आप लोग समझ गए। पहला नियम है हेनरी के नियम का उपयोग में कि जो CO2 है उसको हम पेय पदार्थों में मिलाकर ज्यादा दाब पे बंद कर देते हैं, जिससे जल्दी घुले वो। दूसरा है कि पहाड़ी पर रहने वाले या ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोग में ऑक्सीजन कम घुलता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऑक्सीजन कम घुलेगा, दाब कम तो कम घुलेगा ब्लड में कम घुलेगा तो माइंड को प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी O2 की, जिससे हमको एनोक्सिया नामक बीमारी होगा, जिसमें सोचने की क्षमता थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा है गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो शुरुआत में N2 का लेवल बढ़ता है हमारे ब्लड में, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो N2 का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो बुलबुला के रूप में निकलने लगता है, जिससे बेंड्स पर दर्द होता है। इसे बेंड्स नामक बीमारी बोलते हैं, रोग जो है बेंड्स नामक कहते हैं। तो ये आपका हो गया हेनरी का नियम की अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब हम लोग चलते हैं अपना गैस की द्रव में हो गया। अभी न्यूमेरिकल्स इस पे लगाना है, न्यूमेरिकल्स इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पहले हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम दोनों पे पहले न्यूमेरिकल लगाएंगे। उस वीडियो में प्रॉपर 1 आवर में जो है केवल न्यूमेरिकल देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है CBSE बोर्ड में और UP बोर्ड दोनों में, केवल न्यूमेरिकल ही उसमें हम लोग हेनरी का और राउल्ट का देखेंगे। तो तीसरा इस थ्योरी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव कार्य है। तीसरा क्या है, द्रव की द्रव में विलेयता, और अपना आ गया ये राउल्ट का नियम।
या हम एक भी एक ये भी काम कर सकते हैं कि पहले हम लोग थ्योरी ही पढ़ ले रहे हैं, जैसे ये राउट का नियम हो गया, तो फिर अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में पढ़ लें, उसमें क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब, और लास्ट टॉपिक जो है असामान्य मूलद्रव्य विमान। तो चारों को पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लें, फिर एक साथ सबका न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज करें, जिससे हमको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे होगा देखा जाएगा। अभी जो है वो वीडियो अब हम लोग चला रहे हैं। तो किसी द्रव की द्रव में विलेयता, जैसे मान लीजिए इथेनॉल, इसमें क्या कहते हैं, वाटर में कितना सॉल्युबल होगा, उसके मध्य संबंध राउल्ट ने दिया था। मतलब कोई द्रव है और उसमें हम लोग द्रव घोल रहे हैं, तो इसका नियम क्या है, पहली बात दोनों द्रव जो होने चाहिए वाष्पशील की बात हो रही है, तो वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव, यानी इसमें दोनों अवयव की बात किया जाएगा। इसके पहले बोला जा रहा था कि जो गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता विलयन के मोल अंश के समानुपाती बोला जा रहा था, ओनली गैस की विलेयता बात हो रही थी। यहां बोला जा रहा है प्रत्येक अवयव, यानी दोनों। अगर ये वाटर है तो वाटर की भी बात हो रहा है, अगर यहाँ एथेनॉल है तो एथेनॉल की बात हो रहा है, दोनों की बात हो रहा है। तो प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब है, दोनों का आंशिक दाब, वहां हम विलयन की बात कर रहे थे, यहां प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसी के, अगर एथेनॉल की बात हो रहा है तो एथेनॉल का आंशिक दाब एथेनॉल के मोल अंश के समानुपाती होगा, और वाटर का आंशिक दाब वाटर के मोल अंश के समानुपाती होगा। प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर हम बोले कि हमने लिया एक द्रव वाटर, वाटर को हमने एक से रिप्रेजेंट किया या दो से रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट, और इसमें मिलाया हमने फर्स्ट कंपोनेंट एथेनॉल, तो जो एथेनॉल का आंशिक दाब होगा P1, वह एथेनॉल के मोल अंश के समानुपाती होगा, और जो इसका सेकेंड कंपोनेंट वाटर का जो होगा वो वाटर के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो अब इसको जब हटाते हैं तो यहां से एक कांस्टेंट आता है P1 नॉट काई1, और जब इसको हटाते हैं तो यहां आता है P2 नॉट काई2। अब ये क्या है, तो मान लीजिए ये वाटर है और ये एथेनॉल है, एथेनॉल को हम थोड़ा दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं, एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल को हम ऐसे डॉट लाइन से दिखा दें। चलिए, तो शुद्ध अवस्था में उस पर लगने वाला आंशिक दाब है, शुद्ध अवस्था में इस पर कितना आंशिक दाब लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है, वह है हमारा P1 नॉट और P2 नॉट। अब P1 और P2 क्या है, P1 व P2 जो है कि इसको मिलाने के बाद, जब इसको हमने मिला दिया दोनों को, इसको मिक्स कर दिया, इसको ऐसे मिक्स कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये इससे हमने किसको डिनोट किया, ये है मान लीजिए जल, ये है जल और ये है एथेनॉल, ये क्या है एथेनॉल, तो हमने इसमें मिला दिया एथेनॉल, तो मान लीजिए इससे मिल गया एथेनॉल, वो तो पूरा घुल जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर है, रिप्रेजेंटेशन के लिए बस बना रहे हैं। तो मान लीजिए इसे घुला है, तो इस पे अलग प्रेशर लगेगा और इस पर अलग प्रेशर लगेगा, दोनों पे अलग अलग वाष्प दाब आंशिक दाब लगेगा, तो वही वो P1 और P2 है, यानी इस पर लगने वाला P2 है और इस पर लगने वाला P1 है। तो जहां P1 नॉट है, ये जो है शुद्ध अवस्था में फर्स्ट कंपोनेंट का वाष्प दाब है, और जो P2 नॉट है वो शुद्ध अवस्था में P2 इसका दूसरे कंपोनेंट का वाष्प दाब है। वाष्प दाब मतलब जब इसको हम गर्म करें तो जो वाष्प बनेगा वह जितना इस पे प्रेशर लगा रहा है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। तो उसके बाद से डाल्टन का आंशिक दाब का नियम हम लोग पढ़े थे 11th में, तो यहां लिखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि विलयन पे जो कुल प्रेशर, कुल वाष्प दाब लगेगा, वह दोनों विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा।
या आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो P1 का मान रख देंगे P1 नॉट x1 और P2 की जगह रख देंगे P2 नॉट x2 या chi2। अब हम इसमें हम लोग जानते हैं कि कुल मोल, अगर मोल अंश को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से x1 का मान निकाल लेंगे तो 1 माइनस x2, ये हम लोग पुट कर देंगे। तो P कुल इक्वल टू हो गया P1 नॉट x1 की जगह कितना रख दिए 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट और हो गया x2। तो इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये हो गया P1 नॉट का गुणा हो गया इसमें माइनस P1 नॉट x2 और प्लस इसमें हो गया P2 नॉट और x2। दोनों में x2 कॉमन है तो दोनों में हमने x2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो इसको थोड़ा ऊपर कहीं लिखा जाए। तो इसमें हमने क्या कॉमन लिया, इसमें हमने कॉमन लिया P2 नॉट, तो ये हो गया P1 नॉट और हमने यहाँ से कॉमन लिया P2 नॉट, तो ये हो गया P2 नॉट और ये हो गया chi2 और यहाँ हो गया, नहीं chi2 कॉमन है ना, और यहाँ बचा P2 नॉट और माइनस में यहाँ बचा P1 नॉट। तो यही फार्मूला बना। अब इस फार्मूले से एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो अगर P1 व P2 का x1 और x2 के विरुद्ध अगर ग्राफ खींचे तो वह रेखीय मिलेगा। y इक्वल टू mx प्लस c से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो आज के लिए इतना ही ग्राफ वाला पार्ट, और राउल्ट का नियम से हेनरी का नियम की स्थिति जो है ये दोनों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर आदर्श विलयन और अनदर्श विलयन अगले वीडियो की टॉपिक हम बता दे रहे हैं। अगले वीडियो में हमको यहीं से स्टार्ट करना है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। और राउल्ट के नियम जो है एक हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर उसमें हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाजी और न्यूनतम स्थिर क्वाजी, अधिकतम स्थिर क्वाजी, उसके बाद से हम लोग उसी में अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में चारों थ्योरी, नहीं वो अलग वीडियो में रहेगी, इसका न्यूमेरिकल्स भी रहेगा उसमें बस। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें।